हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश के जुलाई 2022 की करंट अफेयर्स का फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। इसमें हम लोग एमसीक्यू जो हैं करंट अफेयर के यूपी स्पेसिफिक न्यूज के वो कवर करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। अब देखिए एक्सप्लेनेशन भी जरूरी है क्योंकि विद इन द एक्सप्लेनेशन आपसे कोई क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। मेरा नाम है रवनीत कौर। शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन के बारे में है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कैंपस आपका रिसेंटली बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। आपको पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट बताना है जिस जगह पे इस कैंपस को कंस्ट्रक्ट किया गया। एक्चुअल में ये जो कैंपस नया बना है इसकी इंस्पेक्शन यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष के द्वारा की गई थी, जिनका नाम है श्री सरबनंदा सोनोवाल। सो इसी वजह से ये न्यूज में था। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन उत्तर प्रदेश में किस जगह पे आपको ये बताना है। ऑप्शंस हैं आगरा, गाजियाबाद, बलिया या फिर मथुरा। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा गाजियाबाद। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आए कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन उत्तर प्रदेश में कहाँ है तो आपका आंसर होगा गाजियाबाद। देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये एक सैटेलाइट इंस्टीट्यूट के तौर पे डेवलप किया गया है। अब अगर सैटेलाइट इंस्टीट्यूट है तो ऑब्वियसली इसका एक सेंटर्ड इंस्टीट्यूट होगा। जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलुरु में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और ये उसका सैटेलाइट इंस्टीट्यूट बन के उभरेगा एंड दिस इज द फर्स्ट ऑफ काइंड एस्टेब्लिशमेंट जो कि नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया में की गई है। फाउंडेशन स्टोन की बात करें तो ये 1 मार्च 2019 को रखा गया था, तो ऑलमोस्ट इसको 3 साल हो गए बनने में गाजियाबाद में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन की अगर बात करें तो यहाँ पे हाई क्वालिटी के प्रोफेशनल्स जो हैं उनको प्रोड्यूस किया जाएगा, या बोल सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स को प्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि यूनानी मेडिसिन के डिफरेंट स्ट्रीम्स में किस तरीके से डील करना है उसमें एक्सेल होंगे। 14 डिपार्टमेंट्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन में। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टोरल कोर्सेज भी अवेलेबल है। जो ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जाए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन का तो वो क्या है कि हम कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को प्रमोट करेंगे, ड्रग डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल होगा, सेफ्टी इवैल्यूएशन होगा और साइंटिफिक वैलिडेशन भी होगा यूनानी मेडिसिन का। आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक बार ये इंस्टीट्यूट अगर अच्छे से काम कर जाता है, मतलब क्वालिटी काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइड करता है, तो ये एक बेंचमार्क स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश कर देगा फॉर द एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड रिसर्च। तो ये क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये सैटेलाइट इंस्टीट्यूट अगर बना है तो किसका बना है। तो ये बना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन का, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रूरल इंडिया में, ग्रामीण इलाकों में एयर पोल्यूशन को मेजर करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर यानी कि आईआईटी कानपुर के द्वारा कितने मिलियन प्रोजेक्ट को 1400 सेंसर्स में इंस्टॉल किया गया है इन द रूरल ब्लॉक ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ऑप्शंस हैं 3.5 मिलियन प्रोजेक्ट, 4.5 मिलियन प्रोजेक्ट, 2.5 मिलियन प्रोजेक्ट या फिर 1.5 मिलियन प्रोजेक्ट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ लगा होगा कि कुछ मिलियन ऑफ प्रोजेक्ट इंस्टॉल किए गए हैं और ये सेंसर्स हैं बेसिकली, ताकि हम पोल्यूशन को एकदम एक्यूरेसी के साथ नियर बाय मेजर कर सकें और कंट्रोल कर सकें। और ये 2 स्टेट्स उत्तर प्रदेश और बिहार में आईआईटी कानपुर के द्वारा इंस्टॉल किए गए हैं। सो इनका काउंट क्या है, तो इसका आंसर होगा 2.5 मिलियन प्रोजेक्ट, 2.5 मिलियन प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट से होगा क्या, ऑब्वियसली एयर क्वालिटी को सेंस करने वाले अगर सेंसर्स हैं तो वहां की क्वालिटी के बारे में बताएंगे, ग्रामीण इलाकों में खास करके। अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे ओरिजिनेट हो सकता है कि रूरल इंडिया में हम क्यों पॉल्यूशन को चेक कर रहे हैं। अर्बन सिटीज में ज्यादा होता है क्योंकि मैक्सिमम जो सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है वो या तो इंडस्ट्रीज है या ट्रांसपोर्ट है। देखिए पॉल्यूशन का कोई हाथ पैर नहीं होता। अगर वो अर्बन एरिया में है, गाड़ी अर्बन एरिया में चल रही है तो हवा बह के तो जाएगी रूरल एरिया में भी ना। एक्चुअल में कई बार देखने को मिला है कि रूरल एरिया में बहुत ज्यादा पेड़ होने की वजह से वहां पे पॉल्यूशन स्टे कर जाता है। सो अर्बन एरियाज में क्या होता है, आपका पॉल्यूशन शायद स्टे नहीं करता हो अगर अर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट ना हो, लेकिन रूरल इंडिया में अगर पहुंचा एयर पॉल्यूशन तो ज्यादा देर तक उसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है हवा के शांत होने की वजह से और ज्यादा घन तो आप कह सकते हैं पेड़ पौधों का होने की वजह से। सो इसीलिए रूरल इंडिया में आपके एयर क्वालिटी के सेंसर्स लगाए जाएंगे। देखिए शहरों की हवा ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है मैक्सिमम अगर हम सिटीज उठा के देखें इंडिया के, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। 2019 में
नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम था। इसमें हम एक्चुअल में क्या कर रहे थे, टारगेट सेट किया था हमने कि जो पर्टिकुलेट मैटर है हवा में, पॉल्यूशन का जो कारण है, उसको हम 20 से 30% रिड्यूस करेंगे बाय द ईयर 2024। सो इसका ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, टारगेटेड ईयर पूछा जा सकता है। कंट्री का अगर प्रेजेंट में हम एयर सेफ लिमिट देखें कि कितना पर्टिकुलेट मैटर जो है उसमें आप डील कर सकते हैं या फिर एकदम सेफ्टी के साथ रह सकते हैं। सो अगर हवा में PM 2.5 आपका 40 म्यूरोग्राम पर मीटर है तो सही है, मतलब नॉर्मलाइज बोल सकते हैं। इन द सेम मैनर पर्टिकुलेट मैटर अगर 10 जो है वो आपका 60 म्यूरोग्राम पर मीटर है तो भी सही। सो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत 375.44 करोड़ 114 सिटीज को 2018-19 से 20-21 के लिए दिए गए। उसके बाद 21-22 के लिए 290 करोड़ रुपए 82 सिटीज को दिए गए। फिर नया प्रोजेक्ट 2021 के हिसाब से जो आया है उसमें 700 करोड़ का एलोकेशन किया गया है फॉर द क्लीन एयर। और ये जो टारगेट है कि 700 करोड़ कब तक आपको अप्लाई करना है क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत, वो है 2021 से 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन को लेके, एंड दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन जो कि चांसेस है, प्रोबेबिलिटी हाई है, आ सकता है एग्जाम में। आपको बताना है कि स्टेट रैंकिंग जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को इंप्लीमेंट करने को लेके जारी की गई है उसमें कौन से स्टेट के द्वारा टॉप किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओडिशा। ओडिशा ने इसमें टॉप किया है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। स्टेट रैंकिंग इंडेक्स जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2022 का, उसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा रिलीज किया गया और स्टेट फूड मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को लेके, उसी टाइम पे ये लॉन्च हुआ। ओडिशा इसमें फर्स्ट है। हमारे लिए जरूरी है उत्तर प्रदेश का रैंक समझना, तो उत्तर प्रदेश जो है वो सेकंड है इसमें। ये आपसे डेफिनेटली रैंक जो है वो यूपी स्पेसिफिक होके भी पूछा जा सकता है। आंध्र प्रदेश इसमें थर्ड है। कुछ स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, हिमालयन स्टेट्स, आइलैंड स्टेट्स। ये बेसिकली जो है इनमें त्रिपुरा आपका फर्स्ट है, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम थर्ड, सेकेंड और थर्ड प्लेसेस पे है रिस्पेक्टिवली। रिलीज इंडेक्स के हिसाब से जो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया और काफी डिजिटाइजेशन को अडॉप्ट किया, आधार सीडिंग अप्लाई करी है। आधार सीडिंग का मतलब कि पीडीएस पे अगर राशन लेने जा रहे हैं तो आधार इनेबल्ड सिस्टम कर दिया है, कार्ड दिखा के आप ले सकते हैं। इस तरीके के रिफॉर्म्स नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए किए गए हैं। रैंकिंग जो है बेसिकली वो बताती है कि एनएफएसए को इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन देने के लिए हेल्दी कंपटीशन किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है। इसको हम फूड एक्ट भी बोलते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। इसमें सेंटर सब्सिडी दे के फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है, यानी कि सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स आपको अवेलेबल करवाया जाता है। 80 करोड़ लोग हैं जिनको इससे लगभग फायदा मिलता है। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज है वो पासमांडा कम्युनिटी के बारे में है। पासमांडा कम्युनिटी के बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट रिसेंटली देखने को मिले हैं कि जहां पे वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट और इरेडिकेशन की बात कर रहे हैं ताकि इंटरकास्ट डिस्क्रिमिनेशन रिमूव हो सके। अब आपको बस ये वर्ड ध्यान रखना है, पासमांडा एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि जो पीछे रह गए हैं। ये मुस्लिम्स के लिए यूज किया जाता है जो कि शूद्र या फिर अति शूद्र कास्ट से बिलोंग करते हैं। इसमें वो लोग आते हैं जो सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं और इसमें मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी कंट्री में मानी जाती है। जो टर्म है पासमांडा, ये मुस्लिम यूनियंस के द्वारा उत्तर प्रदेश में, बिहार में और कुछ अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में यूज की जाती है ताकि वो खुद को हिस्टोरिकली और सोशली अगर ऑप्रेस्ड मुस्लिम कम्युनिटीज की कैटेगरी में कास्ट वाइज बताना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं तो कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में। इसको रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। कैथारी गांव था जहां पे इसको इनॉग्रेट किया गया। अगर आपको ये पता है कि गांव कौन से डिस्ट्रिक्ट में है देन दिस क्वेश्चन विल बी इजी फॉर यू। तो कैथारी विलेज आप बताएंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है जिस जगह पे इस एक्सप्रेसवे को इनॉग्रेट किया गया। ऑप्शंस है मेरठ, जलौन, गोंडा या फिर आगरा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जलौन।
अब देखिए एक चीज और पूछी जा सकती है क्वेश्चन में कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इनॉग्रेट किन्होंने किया। ऑप्शंस में हो सकता है चीफ मिनिस्टर हो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, तो आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर। अब इसकी लागत डेफिनेटली आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये बहुत ही न्यूज में रहने वाला एक्सप्रेसवे बन चुका है। इसका जो कॉस्ट आया है वो 14,850 करोड़ रुपीस के आसपास आया है। इसकी लेंथ भी ध्यान रखेंगे, इट इज 297 किलोमीटर और ये 4 लेन एक्सप्रेसवे है। इसको लेटर ऑन 6 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है, इसकी ये प्रोबेबिलिटी रखी गई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बेसिकली नेशनल हाईवे 35 से एक्सटेंड कर दिया गया है और चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट जो है वहां तक ही पहुंचता है। फिर कुदरेल विलेज इटावा डिस्ट्रिक्ट उसको भी ये कवर करता है। इन सबको बाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से भी जोड़ दिया जाएगा। अब ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कितने डिस्ट्रिक्ट से पास होता है, तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट से पास होता है। नाम ध्यान रखेंगे, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जलाऊं, औरैया, इटावा। और एक और प्रपोजल यहाँ पे दिया गया है कि एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बंदा और जलाओं में बनाया जाएगा नियर द बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो कि ऑलरेडी जिसपे काम स्टार्ट कर दिया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के फाउंडेशन स्टोन की बात करें तो 29 फरवरी 2020 को रखा गया था। इसका कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट 28 मंथ में पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द मैंगो फेस्टिवल 2022। उत्तर प्रदेश में ये मैंगो फेस्टिवल आयोजित हुआ। पहली चीज तो ये स्टेट ध्यान रखना है, ठीक है। 4 से 7 जुलाई के बीच में ये आयोजित हुआ। आपको बताना है कि ये ऑर्गेनाइज कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ है यूपी के। ऑप्शंस है लखनऊ, गोरखपुर, आगरा, ग्रेटर नोएडा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ। सो बेसिकली मेगा क्लस्टर ऑफ मैंगोज को कॉन्फ्रेंस में इनॉग्रेट किया गया लखनऊ में। 700 वेराइटीज ऑफ मैंगोज और उनके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उनको कन्वेंशन में डिस्प्ले किया गया। ये फेस्टिवल इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया ताकि फार्मर्स की इनकम को थोड़ा इंक्रीज किया जा सके। मैंगो महोत्सव का मेन पर्पस यही है कि हम मार्केटिंग जो स्ट्रेटजीज होती हैं फार्मिंग में उनको लेके आए और इसी तरीके से कोई पर्टिकुलर क्रॉप है उसके फेस्टिवल लगा के फार्मर्स की जो मार्केटिंग है उसको इम्प्रूव कर सके। इंडिया की अगर बात करें तो 20.4 मिलियन टन्स ऑफ मैंगोज इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं। इसमें 65% ऑफ ग्लोबल मैंगो प्रोडक्शन आता है, यानी कि पूरे विश्व का 65% मैंगो प्रोडक्शन इंडिया के द्वारा किया जाता है और उत्तर प्रदेश इसमें से 4.5 मिलियन टन्स मैंगो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग। किनको इस आप बोल सकते हैं सीईओ के तौर पे नियुक्त किया गया है रिसेंटली। ऑप्शंस हैं सुंदरम अय्यर, परमेश्वरन अय्यर, रहमान अय्यर या फिर प्रथम अय्यर। इसका आंसर होगा परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग के बारे में डेफिनेटली आपको पता होगा, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इनको वाटर और सैनिटेशन के सेक्टर में और इंडिया का जो फ्लैगशिप 20 बिलियन प्रोग्राम है स्वच्छ भारत मिशन, ये उसका भी हिस्सा रह चुके हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया है इन्होंने। 1981 के ये IAS ऑफिसर हैं यूपी कैडर के। सो उत्तर प्रदेश कैडर से बिलोंग करते हैं, इसलिए आपके लिए जरूरी है ये समझना कि इस बार यूपी से जो बिलोंग करते हैं कैडर से उनको सीईओ के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन में सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे थे 2016 से 20 तक। इनोवेटिव कम्युनिटी लेड स्वजल प्रोजेक्ट जो है उत्तर प्रदेश का और उत्तराखंड का, उसमें भी 1990s में इन्होंने योगदान दिया था, यानी कि उसको शुरुआत करवाने में इनका कंट्रीब्यूशन था। सो इसीलिए अब इनको विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ये नई जो उपाधि है आप बोल सकते हैं, नई पोजीशन जो है सीईओ ऑफ नीति आयोग की वो दी गई है। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ये इनको 2 साल के लिए दिया गया है, 2 साल के लिए ये सीईओ रहेंगे नीति आयोग के। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा 5 साल का वुमेन एम्पावरमेंट का एक रोड मैप तैयार किया गया है। इसमें ग्रामीण इलाकों की कितने लाख औरतों को नए नए ग्रुप्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ अगले 5 साल तक कनेक्ट किया जाएगा। ऑप्शंस हैं 32 लाख वुमेन, 57 लाख वुमेन, 66 लाख वुमेन या फिर 98 लाख वुमेन। आंसर होगा 66 लाख वुमेन। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि यूपी स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन में 66 लाख वुमेन जो है उनको एम्पावर किया जाएगा, तो ये प्लान कितने साल का है, तो ये 5 ईयर का है, ठीक है। 5 ईयर रोड मैप होगा।
इस रोड मैप के अंतर्गत 5,50,868 नए लाइवलीहुड क्लस्टर्स बनाए जाएंगे विद इन द 5 years। ये गोल जो है बेसिकली इसको बहुत सारे पार्ट्स में मिशन के द्वारा डिवाइड किया गया है सो दैट वी कैन अचीव द लार्जर गोल। और ये ग्रुप्स जो हैं इनको 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल के टारगेट के हिसाब से बांट दिया जाएगा। जैसे ही गोल कंप्लीट हो जाएगा तो लार्ज सेक्शन ऑफ जो वुमेन होंगी वो हाउस होल्ड में या फिर इकोनॉमी में धीरे धीरे कॉन्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगी। ग्रुप में मिनिमम 10 से 14 वुमेन होनी चाहिए। अगर 12 वुमेन पर ग्रुप अगर मानते हैं तो 66,10,416 वुमेन डायरेक्टली नए ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगी अगले 5 सालों में। ये जो स्कीम्स हैं इसमें फेयर प्राइस शॉप अलॉट की जाएंगी और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अगर आप पीडीएस पे या फेयर प्राइस शॉप पे जाते हैं तो आपको वहां पे औरतें नहीं दिखती हैं, लेकिन अब उनको फेयर प्राइस शॉप अलॉट की जाएंगी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। कम्युनिटी टॉयलेट्स को मैनेज करने के लिए वो होंगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल कलेक्शन के लिए भी उनको एनरोल किया जाएगा। और कुछ और स्कीम जैसे कि एमजी नरेगा में पार्टिसिपेशन हो गया, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम हो गया, ड्राई राशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इन सब में वुमेन को आगे लेके आया जाएगा। इसीलिए ये कह रहा है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट को फोकस करेंगे, जो आपका टॉपिक है, ठीक है। सो वुमेन फार्मर्स एम्पावरमेंट पे भी सेम टाइम पे हम फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस डिपार्टमेंट के द्वारा इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के साथ एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत एंड कल्चरल एक्सचेंज स्कीम। एक भारत श्रेष्ठ भारत बेसिकली इंडिया के यूनिटी के कॉन्सेप्ट को दर्शाता है, क्योंकि हम बात भी करते हैं इंडिया की तो इस तरीके से करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बस आप ये बताएंगे आपकी डिपार्टमेंट कौन सा है ये एमओयू साइन करने वाला। आपके ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस। इसका आंसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कौन सा डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट कर रहा है यूपी में, तो आंसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। तभी ये एमओयू इन्होंने साइन किया है। डायरेक्टर जो है अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तर प्रदेश के डॉक्टर लव कुश द्विवेदी, इन्होंने बेसिकली ये साइन किया है न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के साथ एमओयू। डायरेक्टर प्रियांश मिश्रा जो हैं इन्होंने एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच्चिदानंद योशी इसको साइन किया। एमओयू का मेन पर्पस क्या है? जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं कंट्री में आपके इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के, उनमें जो एजुकेशनल और कल्चरल एक्सचेंजेस हो सकते हैं उनको इंश्योर करवाना। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें गुजरात यूनिट जो है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स का, उनके द्वारा एक अग्रीमेंट भी साइन किया गया है कि जो रामलीला है गुजरात की उसको अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पे भेजा जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत हम बहुत सारी स्टेट्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि यूनिटी का एक सिंबल देते हैं, टॉलरेंस का एक एग्जाम्पल शोकेस करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अब इस बार की जो दीपोत्सव होगा अयोध्या में, उसमें गुजरात के तरफ से रामलीला जो है वो प्रेजेंट की जाएगी। ये एक यूनिटी का ही एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा कौन सी नई स्कीम नई सिविक बॉडीज के लिए रिसेंटली लॉन्च की गई है। ऑप्शन है मुख्यमंत्री नगर वाहन योजना, मुख्यमंत्री नगर निर्माण योजना, मुख्यमंत्री नगर आगमन योजना, मुख्यमंत्री नगर चालन योजना। इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री नगर निर्माण योजना। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि योजना कौन से स्टेट गवर्नमेंट की है, तो आपका जो आंसर होगा वो उत्तर प्रदेश होगा। चीफ मिनिस्टर के द्वारा ऑफिशियल्स को ये बोला गया है कि मुख्यमंत्री नगर निर्माण योजना जो बेसिक सिविक एमिनिटीज दी जा सकती है नई सिविक बॉडीज में, उनके लिए लॉन्च की जाएगी ताकि वहां पे इंफ्रा अच्छा हो सके। ये स्कीम सीवरेज के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, पार्किंग के लिए, सैनिटेशन के लिए और स्ट्रीट लाइटिंग के लिए बहुत अच्छी होगी। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर्स डेवलप किए जाएंगे, रोड कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, स्कूल्स और आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं अर्बन एरियाज में प्रमोट किए जाएंगे। इसके लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से होगी। कैसा नहीं है कि स्कीम इंप्लीमेंट हो जाए, मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी होगी, क्वालिटी होगी इस काम में, इनोवेशन की जाएगी। अब इनोवेशन कैसे कि जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं एमिनिटीज का सिविक बॉडीज में,
आप उस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लाएंगे। जैसे कि कंक्रीट जो यूज किया जाएगा उसमें कुछ इनोवेटिव थॉट डाला। फॉर एग्जांपल हम लोग प्लास्टिक की रोड्स पे फोकस कर सकते हैं, जिससे प्लास्टिक वेस्ट जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा डेवलपमेंट वर्क्स में भी इनोवेशन का चांस रहेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप के साथ एमओयू साइन किया गया है। उस ऐप का नाम क्या है? अब ये किस लिए है एमओयू, ये आपको पता होना चाहिए ऐप का नाम बताने के लिए। एक्चुअल में इस एमओयू के अंतर्गत स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो अपनी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को प्रमोट करेगी, और जो भी कनेक्टेड प्रोडक्ट होगा हर एक डिस्ट्रिक्ट का, उसकी इंफॉर्मेशन 10 इंडियन लैंग्वेजेस में इस एमओयू के बाद अवेलेबल हो जाएगी। तो ये एमओयू किस एप्लीकेशन के साथ है, ब्लॉगिंग ऐप के साथ, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं हु, ऑन, शो या फिर हु। इसका आंसर होगा हु। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कू क्या है, तो एक ब्लॉगिंग ऐप है, या फिर ऐसे आ सकता है कि कू के साथ ये जो ब्लॉगिंग ऐप के साथ एमओयू साइन हुआ है ये किस पर्टिकुलर स्कीम के लिए हुआ है, तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम की प्रमोशन के लिए हुआ है। आपको ये भी ध्यान रखना है, नवनीत सहगल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के। इन्होंने एमओयू साइन किया एंड इस अग्रीमेंट के अंतर्गत आपको ध्यान ये रखना है कि कू के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट किया जाएगा। 10 लैंग्वेजेस होंगी जिसमें ये इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट की जाएगी, ताकि जो भी यूजर्स हैं उनमें थोड़ी अवेयरनेस फैल सके इस स्कीम को लेके। इसके अलावा कू से मतलब समझ सकते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी परचेज किए जा सकते हैं फॉर गिफ्टिंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, क्योंकि इसी से प्रमोशन भी हो पाएगा। ये जो अग्रीमेंट है ये प्रोग्राम्स को स्कीम्स को जो भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं उनको एक्सेस देगा नॉन इंग्लिश स्पीकिंग आर्टिजन्स और पीपल के लिए, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेजेस बहुत सारी होंगी। ज़्यादा लार्ज मार्केट जो है वो लोकल आर्टिजन्स को अवेलेबल करवाई जाएगी, उनका बिजनेस थोड़ा इससे ग्रो हो पाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है ये दूसरे कंट्रीज में भी प्रमोट हो पाएगी इसी एप्लीकेशन के थ्रू। एम्बेसीज में इसको डिस्प्ले किया जाएगा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में या उसके थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, और इससे जो एक्सपोर्ट है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के डिफरेंट प्रोडक्ट्स का उत्तर प्रदेश के, वो अब्रॉड में भी अपनी मार्केटिंग पा सकेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय जी के द्वारा लोकसभा को एक इंफॉर्मेशन दिया गया कि हाईएस्ट जो कस्टोडियल डेथ होती हैं सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में पूरे कंट्री में पिछले 2 सालों में, उसमें कौन से राज्य ने टॉप किया है। तो आपको बताना है वो राज्य कौन सा है जहां पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ देखने को मिली है, जब हम पूरे देश के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कंपेयर करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटका या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 451 डेथ हैं पुलिस कस्टडी में 2020-21 में। इसके अलावा 501 हो गई थी 2021-22 में। 955 कस्टोडियल डेथ टोटल 2 साल में उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। इंडिया में भी कस्टोडियल डेथ इंक्रीज हुई है। अगर हम 1940 देखते हैं 2020-21 का फिगर, और फिर 21-22 का फिगर 2544 है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय जी के द्वारा ये डाटा दिया गया है। वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट नंबर ऑफ कस्टोडियल डेथ है दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश के बाद। तो फर्स्ट है यूपी कस्टोडियल डेथ में, सेकंड है वेस्ट बंगाल। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 396 जो डेथ हैं वो पुलिस कस्टडी में बिहार में हुई हैं, 364 मध्य प्रदेश में, 340 महाराष्ट्र में। जम्मू एंड कश्मीर ने किस में टॉप किया है? ये जम्मू एंड कश्मीर का टॉप है इनकाउंटर में कितनी डेथ हुई है उसमें 2021-22 में। सेकंड है छत्तीसगढ़ जहां पे सबसे ज्यादा इनकाउंटर में डेथ होती है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है कि रिसेंटली वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का सक्सेस होने के बाद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक और स्कीम को लॉन्च करने का प्रॉमिस किया है। ये जो स्कीम है इसमें जो यंगस्टर्स हैं उनको नई जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी जैसे ही ये प्रोडक्ट आपका तहसील लेवल पे प्रमोट होगा। अब वो स्कीम कौन सी है जिसमें यंगस्टर्स जो हैं उनको नई जॉब्स मिलेंगी जब आपका वन डिस्ट्रिक्ट का वन प्रोडक्ट प्रमोट हो जाएगा एट द तहसील लेवल।
आपके ऑप्शंस हैं 1 तहसील 1 प्रोडक्ट, 1 यूथ 1 प्रोडक्ट, 1 यूथ 1 जॉब या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा 1 तहसील 1 प्रोडक्ट। 1 तहसील 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत नई जॉब्स जो हैं वो जनरेट की जाएंगी जब आपका एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट जो है वो अच्छी मार्केटिंग हासिल कर लेगा। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया है कि एमएसएमई डिपार्टमेंट, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डिपार्टमेंट इसके लिए फोकस कर रहा है। यानी कि अगर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 तहसील आपका आता है तो ये एमएसएमई डिपार्टमेंट के तहत आएगा। फर्स्ट फेज में डिस्ट्रिक्ट जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मीट करेगा, स्पेशल प्रोडक्ट्स तहसील वाइज बनाए जाएंगे। मोस्ट ऑफ द जो तहसील्स हैं उत्तर प्रदेश की या पर्टिकुलर टाउन्स की, जैसे कि रॉ बनाना हो गया आपके रामचौरा के गोरखपुर में, फिर आपके ग्रीन पीस जो हैं वो हो गए महाराजगंज के, लड्डू फेमस है हरदोई के, इन सब को बेसिकली प्रमोट किया जाएगा, मार्केटिंग की जाएगी, फिर ये जॉब जनरेट करेंगे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत अगर फैसिलिटी पैकेजिंग की, डिजाइन की, ब्रांडिंग की अच्छे से की जाती है, लोगों को स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं, तो ये चांस है कि आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है वो अच्छा चेंज लेके आ सकता है स्मॉल लेवल के सेक्टर्स में। जैसे जैसे टाइम बीतेगा इन प्रोडक्ट से यूपी एक ब्रांड बन के सामने आएगा पूरे कंट्री में, और फिर धीरे धीरे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का एक्सटेंशन हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम साल 2018 में लॉन्च की गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उत्तर प्रदेश में 2018 में लॉन्च की गई थी। ये फाउंडेशन डे होता है उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी को, जिस दिन इसको लॉन्च किया गया। स्टेट गवर्नमेंट इसी तरीके से 1 तहसील 1 प्रोडक्ट को भी प्रमोट करेगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ऑफिशियल्स को डायरेक्शन जारी की गई है कि वो कुछ एंशियंट जो फोर्ट्स हैं बुंदेलखंड रीजन के, उनको रेनोवेट करेंगे और उनको नए टूरिस्ट सेंटर्स के तौर पे डेवलप करेंगे। अब ये कितने ऐसे एंशियंट फोर्ट्स हैं जिनको बुंदेलखंड रीजन में डेवलप करके वहां टूरिज्म प्रमोट करने को बोला गया है? आपके ऑप्शंस हैं 31, 20, 71 या फिर 51। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 31। चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये बोला गया कि पूरा जो रीजन है बुंदेलखंड का, वहां पे हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज देखने को मिलता है। नई जो जनरेशन है उनको इसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, इसके लिए टूरिज्म डेवलप करना होगा। बहुत सारे फोर्ट्स हैं इस एरिया में जो कि ह्यूज कॉम्प्लेक्सेस के तौर पे बने हुए हैं और इनको ग्रेट होटल्स के तौर पे डेवलप किया जा सकता है। जैसे कि आपका कालिंजर फोर्ट हो गया। कालिंजर जो फोर्ट है ये 542 हेक्टेयर्स के एरिया में फैला हुआ है। चीफ मिनिस्टर के द्वारा बोला गया कि ये जो डेवलपमेंट किया जाएगा इनको टूरिज्म के तौर पे जो हमें बनाना है, उसमें हम लोग लाइट और साउंड शो लगाएंगे, कैंपिंग करेंगे, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ऐसी कुछ एक्टिविटीज इन्वॉल्व करेंगे। ये प्राइवेट पार्टिसिपेशन से होगा। इसके अलावा इन्होंने ऑफिशियल्स को ये भी बोला कि डिलैपिडेटेड जो फोर्ट्स हैं जो कि थोड़े खराब होने शुरू हुए हैं उनको हमें रिवाइव करना होगा, स्पोर्ट्स और अदर वेंचर्स को खोलना होगा। ये सब चीजें तालेबट फोर्ट में, फिर आपका बरौआ सागर सरोवर यहाँ पे की जाएंगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मोड होगा, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि पूरी फंडिंग गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि रिस्टोरेशन तभी हो पाएगा जब कुछ प्राइवेट सेक्टर भी कंट्रीब्यूट करेंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मॉडल इसमें लाया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं प्राइवेट सेक्टर को सीएसआर स्पेंड करना होता है। सो इसी सीएसआर के अमाउंट में अगर वो यहाँ स्पेंड कर देंगे तो उसमें काउंट हो जाएगा, और इस तरीके से हम अपने एशियंट स्ट्रक्चर को, यहाँ कल्चरल हेरिटेज को रिवाइव कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यूपी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेट एम्प्लॉय कैशलेस मेडिकल जो स्कीम है, इसमें कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफ स्टेट को कवर किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं 100, 200, 500 या फिर ऑल। इसका आंसर होगा सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं उनको इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। यूपी पहला स्टेट है जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि ये स्कीम सबसे पहले कौन सा राज्य इम्प्लीमेंट कर रहा है? 22 लाख सर्विंग और रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उत्तर प्रदेश के, जिनको कि अपने मेडिकल एक्सपेंसेस अब नहीं पे करने पड़ेंगे। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं स्टेट के, गवर्नमेंट ने उनके लिए पेंशनर्स का और डिपेंडेंट का कैटेगरी निकाला हुआ है। 7.5 लाख लोगों को, 75 लाख लोगों को इसमें से फायदा होगा।
इसमें जो भी स्टेट एम्प्लॉइज हैं, पेंशनर्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनको ऑलरेडी 5 लाख रुपीज पर एनम का पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिल रहा है। अब ये किस स्कीम के अंतर्गत है अगर पूछा जाए, आयुष्मान योजना। क्योंकि आयुष्मान योजना आपको हेल्थ इंश्योरेंस देता है 5 लाख रुपीज का पर फैमिली पर ईयर, और ये बेसिकली आपका टर्शरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर को मेनली टारगेट करता है। सो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।